एजुकेशनल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल नंबर सिस्टम, लेकिन इसके साथ ही आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर हमको SD यादव भी करा दीजिए। तो आज से हम SD यादव भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर इसमें भी नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो एक बात है, उम्मीद है जैसा RS अग्रवाल को आपने प्यार दिया वैसे ही आप SD यादव को भी एक्सेप्ट करेंगे। पढ़ाने की मैं आपको अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा, लेकिन पढ़ना आपको है, समझना आपको है। आपको जो समझ में नहीं आता है आपको पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, मैं आपको तिबारा भी बताऊंगा, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आया था तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझना फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि समझना केवल आपको भी। मैं अपनी तरफ से चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, लिखा हुआ है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। चलिए, अब SD यादव है, थोड़ी सी RS अग्रवाल से एडवांस है। RS अग्रवाल की अच्छी बात क्या है कि उसमें अगर नंबर सिस्टम चैप्टर दिया हुआ तो नंबर सिस्टम से ही सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, SD यादव में क्या है कि आपको नंबर सिस्टम के ही चैप्टर में कुछ अलग अलग फॉर्मूले के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। इजी किताब है, इजी सवाल है, इजी चैप्टर है, आसानी से हो जाना। चलिए, तो ये जो हमारे पास सवाल है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। चलिए, अच्छा मुझे ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है। फॉर्मूला है औसत का। क्या कहता है औसत, क्या होता है औसत? औसत होता है हमारे पास कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, औसत का हमारे पास अगर हमें औसत निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है औसत इज इक्वल टू कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कैसे कैसे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जब ये औसत आएगा। वर्तमान में जो कुछ सवाल इस फॉर्मूले का आधार पर आएंगे उसको हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वाला सवाल है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। उसने कहा कि संख्या कितनी है मेरे पास, संख्या बताई है उसने मुझे 5, योग कितना बताया है उसने मुझको, योग बताया है उसने मुझको s। कितनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो फॉर्मूला रख देते हैं कि एवरेज यानी कि औसत इज इक्वल टू योग मेरे पास s हो गया और संख्या मेरे पास 5 हो गई। एवरेज क्या होता है, अगर 3 संख्याएं हैं तो उनमें बीच वाली संख्या एवरेज होती है। 5 संख्याएं मतलब कहने का मतलब केवल ये है कि कितनी भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बीच वाली जो संख्या होगी वो औसत होगी, लेकिन कब, जब वो संख्याएं क्रम से चल रही होंगी। सही है, जैसे कि एक एग्जाम्पल तो बता देता हूं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 क्रम से संख्याएं चल रही हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या, यानी कि एवरेज ये बीच वाली संख्या होती है। अब इसी एवरेज को हम इस फॉर्मूले के आधार पर भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें एवरेज निकालना है कुल संख्याओं का योग, यानी कि 5 4 9 3 12 2 14 और 15। कुल संख्या 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 लिखी हुई है ना, काट दिया तो एवरेज हमारे पास 3 आ गया। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो एवरेज क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। ठीक है, लेकिन कब, जब वो संख्याएं क्रम से चल रही हो। एक और सवाल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8, मेरे पास एक ये सीरीज बन के चल रही है, मुझे कह रहा है कि इसमें औसत बताना। ठीक है, अब यार तो 4 संख्याएं आ गई, अब इसमें बीच की संख्या कौन सी हो सकती है हमारे पास, है ना। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एवरेज इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। इतनी बात समझ में आ गई।
कुल योग की अगर बात करेंगे 8 6 14, 4 18 और 2 20, 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 पंजे 20, यानी कि 4 और 6 के बीच में जो 5 पड़ी हुई है वो संख्या हमारी एवरेज होती है। पता चल गया औसत क्या होता है। इसको मोटे मोटे तौर पर अभी केवल इतना ध्यान रखो, आगे जब एवरेज करेंगे औसत करेंगे तब हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं कि मुझे पता चला कि एवरेज जो होता है बीच वाली संख्या होती है, उसने कुल संख्या कितनी बताई है, कुल 5 है, और बीच वाली संख्या मेरे पास s/5 है। कितनी बात समझ में आ गई। अब यानी कि 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी, क्रम से चल रही हैं, यानी कि अगली जो संख्या होगी s/5 + 1 होगी और s/5 + 2 होगी। इधर की अगर बात करेंगे s/5 -1 होगी, s/5 -2 होगी, सही है ना। ये इधर से कम होती हुई चली गई है, इधर से आगे होती हुई चली गई है, कितनी बात समझ में आ रही है। अब उसने कहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक तो ये वाला हो गया, ये तो बीच वाला है ना मेरे पास, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो ये वाला हो गया। इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हुआ फिर हमारे पास, इसमें गुणा कर देते हैं, s + 5 दूनी 10/5 इसका आंसर होगा। समझ में आ गई कहानी, है ना। फिर से एक बार देख लो, उसने कहा कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। योग दे दिया, संख्याएं दे दी। जैसे मुझे दोनों चीजें पता चली, मुझे एवरेज का फॉर्मूला याद आया कि एवरेज का तो फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, हमने फॉर्मूला रख दिया है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। एवरेज निकल के आके मुझे ये भी पता है कि एवरेज तो बीच वाली संख्या होती है, चाहे 100 संख्याएं हो, चाहे 200 संख्याएं हो, एवरेज बीच वाली संख्या होती है। तो टोटल अगर 5 संख्या है तो बीच वाली संख्या ये रही होगी मेरे पास। अब आगे भी 2 होंगे, पीछे भी 2 होंगे, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 है। तो +1 हो गया पहले वाली, +2 दूसरे वाली, इधर -1 से पहले, -2 उसके बाद। उसने सबसे बड़ा कहा है, तो सबसे बड़ा यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, 5 दूनी 10, s + 10/5, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है श्रेणी 1 2 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। सवाल आ चुका है, मैं पढ़ देता हूँ फिर से। श्रेणी 1 2 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन उठा के देख लेना। उसने कहा है कि श्रेणी बन के चल रही है कि भैया 1 + 2 + 3 और कितनी है मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इनका योग मुझे पता है कि 5050 है मेरे पास। कितनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक फॉर्मूला है सिंपल सीरीज के योग को ज्ञात करने का कि फर्स्ट + लास्ट इनटू कुल संख्याओं का आधा, है ना। लास्ट + फर्स्ट इनटू कुल संख्याओं का आधा, उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, करना चाहेंगे तो, सही है। लेकिन उससे बेटर ये रहेगा हमारे पास कि यहाँ पर हम ऑप्शन के आधार पर देखें, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 50, 51, 100 और 101, ये ऑप्शन है हमारे पास। चूंकि लगातार क्रम से जा रही है, तो अगर मैं इसको 50 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक सीरीज बन के आ गई, 1 2 3 4 जो जा रही है 50 तक। एक फॉर्मूला मुझे ध्यान आता है जो मैंने बताया था, लास्ट + फर्स्ट इनटू कुल संख्याओं का आधा योग के लिए, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, लास्ट + फर्स्ट यानी कि 51 हो गया, लास्ट ये रहा, फर्स्ट ये रहा, 51 हो गया। कुल संख्या 1 से लेकर 50 तक गई हुई है, तो 50/2 मेरे पास 25 हो गया है। अब 25 की जब मैं 51 में गुणा कर रहा हूँ तो 25 से कम 25 होगा, वो तो 0 कह रहा है, यानी कि ये नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि भाई मैं अगर गुणा करूंगा 25 से कम 25 होगा तो इकाई में 5 आ जाएगा मेरे पास, लेकिन वो तो कह रहा है इकाई का 0 है मेरे पास, यानी कि ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन उठाकर देख लेते हैं, 51 मेरे पास, यानी कि अगर ये 51 रहा होगा तो लास्ट + फर्स्ट यानी कि 52 और कुल संख्याओं का आधा, तो 1 से लेके 51 तक हो गई एक बार मेरे पास।
तो 51/2 हो गया मेरे पास कुल संख्याओं का आधा। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। फिर से अगर मैं गुणा करूंगा तो 6 एकम 6 के आसपास जाके बनेगा, 6 बनेगा मैंने कहा एकम। उसने कहा है 0 होना चाहिए, यानी कि ये भी मेरे पास गलत हो गया। पहले 50 भी मेरे पास गलत हो चुका था, सही है ना। आगे देख रहे हैं, अगला ऑप्शन है मेरे पास 100। अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो लास्ट प्लस फर्स्ट 101 हो गया। कुल संख्या 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 100 है बटे 2 हो गया, 50 हो गया मेरे पास यहाँ पर, सही है। अब वो 50 की जब मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 1 0 की 0 हो गई है, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, यानी कि यही मेरा आंसर है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगने वाला है। नॉर्मली होना क्या है कि अगर मैं 50 मान लेता हूँ तो 50 और 51 गुणा 25, क्योंकि मुझे पता है 50/2 होना है। 51 गुणा 25 यानी कि 51 गुणा 25 अगर मैं लिखता भी हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखता भी हूँ तो मुझे एकदम से पता चल जाना है कि भैया इकाई 5 आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा। दूसरा 51 और 1 52, 52 गुणा 51/2 फिर से नहीं आएगा, सीधे सीधे इसके पास चलूंगा, हो जाना है। इतनी बात समझ आ गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम वो तरीका चूज करते हैं जो हमें सबसे कम टाइम लेके बैठे और हम श्योर हो कि हाँ ये आंसर निकाल के दे गए। ये जरूरी नहीं है कि हमने जिस तरीके से किया है या जो मेथड हम लेकर चल रहे हैं उसी से ही हमको करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये वाली चीजें, हम जरूरी है हमको एक नंबर लेना, और वो किसी भी तरीके से, अगर मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ या किसी भी तरीके से यूज कर रहा हूँ, ऑप्शन हो चाहे सिंपल मेथड हो या कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो, किसी भी तरीके से अगर हमको नंबर मिल रहा है तो हम नंबर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा 1 3 5 7 9 सवाल आ चुका है कि 15 पदों तक का योगफल कितना होगा, यानी कि 1 3 और 5 और 7 और डैश 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 15 पद। अब एक बात को फिर से देखो इसमें अब जरा, ठीक है, क्या कह रहा है, 15 पद कह रहा है और विषम अंक चल रहे हैं सारे के सारे, सही है। 15 पद कह रहा है, विषम चल रहा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें विषम की बात करूं, कितने विषम हैं, 1 2 3 4 5। सम की बात करो, सम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितना सही है, सही है ना। अगर मैं इसे थोड़ा आगे चलता हूँ कि चलो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें सम देखो 1 2 3 4 5, विषम देखो 1 2 3 4 5। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टोटल जितनी भी डिजिट हैं हमारे पास उसमें आधी सम संख्याएं होती हैं, जैसे 1 से 10 तक में 5 सम 5 विषम, 11 से 20 तक में 5 सम 5 विषम, और अगर 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं 10 सम 10 विषम। कितनी बात समझ आ गई है। और पहले कौन सी संख्या आती है, हमेशा विषम वाली आती है, ठीक है, उसके बाद सम वाली आती है। तो उसने कहा है 15 पद हैं मेरे पास विषम वाले, यानी कि संख्याएं मेरे पास पहुंच गई हैं 30 तक, समझ रहे हो ना, क्योंकि 30 संख्याओं में ही 15 विषम पद आएंगे मेरे पास और 15 ही सम पद आएंगे। क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो उसने कहा है 15 पद, तो मुझे पता है कि 2 का गैप लेकर चल रहा है, तो 15 दूनी यानी कि 30 तक संख्या मेरे पास पहुंच गई है, यानी कि जो नंबर सीरीज है मेरे पास 30 तक पहुंच गई है। अब मुझे ये भी पता है कि जितनी भी जहां तक भी सीरीज लिखी जाती है उसमें विषम संख्या सम संख्या से पहले आती है हर बार, ठीक है। तो अगर मैं 15 विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं, मुझे पता है 30 तक में 15 विषम संख्याएं तो आ जाएंगी, लेकिन वो 15वीं विषम संख्या रहेगी मेरे पास 29, है ना। सम से पहले वाली संख्या हमारे पास विषम वाली होती है,
ठीक है ना। जैसे कि 1 और 2 लिखा हुआ है, तो इन दो में एक सम है, एक विषम है। कौन सी विषम है? मैं पहले वाले कहूंगा, पहले वाली विषम में था, दूसरी वाली सम में था। ठीक है, चलिए, तो मुझे पता चल गया कि मेरी सीरीज जो गई है वो 1, 3, 5 और पहुंच गई है 29। ठीक है, उसने इसका योग पूछा है केवल, तो योग पूछा है, हम इसका योग बता देंगे कि भैया इसका योग होगा हमारे पास पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का। अच्छा, कुल संख्या कितनी है यहाँ पर आपको पता है ना, कुल पद तो 15 है। अगर इनके बीच में गैप नहीं होता तब मैं कहता कि टोटल 29 तक लिखी हुई है तो 29 होगी, 30 तक लिखी हुई होती 30 होती। लेकिन क्योंकि एक एक का गैप बन के चल रहा है, उसने खुद भी पहले बताया हुआ है कि 15 ही मेरे पास विषम संख्याएं हैं, तो कुल संख्या मेरे पास है 15। तो ये बटे हो मेरे पास हो गए 2, पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। कितनी बात समझ आ गई? 15 से 15 काट दिया, आ गया मेरे पास 225 इसका आंसर। समझ आ गया? चलिए आगे देखो। कह रहा है अगले सवाल में कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के गुणज, ठीक है, एक शब्द निकल के आया गुणज। तो दूसरा शब्द किसके जैसा होता है? गुणन खंड। ठीक है, एक होता है गुणज, एक होता है गुणनखंड। अब अगर गुणज की बात करते हैं तो गुणज के बारे में अगर एक लाइन में कहें तो जिसका भी हम गुणज ज्ञात कर रहे हैं, जिस भी संख्या का हम गुणज ज्ञात कर रहे हैं, तो गुणज वास्तव में उस संख्या से घटने वाली सारी संख्याएं होती हैं, या उस यूं कह लीजिए कि उस संख्या का पहाड़ा उसका गुणज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 के गुणज की बात कर रहा हूँ तो 3 का पहाड़ा सारा उसका गुणज होती है कि भाई 3 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, डैश 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 अनंत तक चला जाएगा। मैं 5 के गुणज की बात कर रहा हूँ तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा हमारे पास। सही है, यानी कि अगर मैं 3 के गुणज की बात कर रहा हूँ तो 3 से कटने वाली सारी संख्याएं 3 के गुणज होती हैं। मैं 5 से कटने की बात कर रहा हूँ, 5 के गुणज की बात कर रहा हूँ तो 5 से कटने वाली सारी संख्याएं 5 का गुणज होती है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अच्छा, विषम में तो मतलब ये नहीं केवल विषम की बात करूँ, अगर 2 की बात करें तो 2 से कटने वाली सारी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इसके गुणज होते हैं। समझ में आ गई कहानी गुणज क्या होता है? अब बात करते हैं गुणनखंड की। ठीक है, सही है। गुणनखंड, खंड 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 होना, टुकड़े टुकड़े होना, यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 15 के गुणनखंड क्या है, तो जो संख्याएं इसको काट देंगी इस 15 को, वो इसके गुणनखंड के रूप में काउंट होने लग जाएंगी। जैसे इसको 3 भी काटता है, इसको 5 भी काटता है, तो इसके गुणनखंड 3 और 5 दोनों है। समझ में आ गई कहानी? अगर मैं बात कर रहा हूँ 45 की, तो 45 के क्या होंगे? 3 काट देगा इसको, 5 काट देगा इसको, 9 काट देगा इसको, 3, 5, 9 और 15 काट देगा इसको, और 45 काट देगा इसको। तो इस 45 के गुणनखंड सारे ये वाले हो जाएंगे। गुणज, जिस संख्या के हम गुणज की बात कर रहे हैं उस संख्या से कटने वाली सारी संख्या उसकी गुणज होती है। गुणनखंड, जो संख्याएं उस संख्या को काट दे जिसका गुणनखंड हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस संख्या का गुणनखंड हम जानना चाह रहे हैं, तो जो जो संख्या उस संख्या को काट देंगे वो सारी उसकी गुणनखंड होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो उसने कहा है कि 50 से कम 3 का गुणज, तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि 3 के गुणज की बात कर रहा है, यानी कि 3 से कटने वाली सारी संख्याएं मेरे पास रही होंगी। तो 3, 6, 9 मैंने पहाड़ा तो आगे चला गया, लेकिन उसने 50 से कम कहा है। तो 50 से कम 3 से कटने वाली आखिरी संख्या मेरे पास होती है 48। ठीक है, 8 और 4 जोड़ने पर 12 आ गया, जोड़ गया 3 आ गया, 3 तो 3 से कट जाता है, यानी कि 48 3 से
कट जाएगा। बता चुका हूँ, एक बार पिछली वीडियो देख लेना कि 3 से कटने का नियम क्या है, 2 से कटने का नियम क्या है, 10 से कटने का नियम क्या है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि मुझे इस संख्या का, इस सीरीज का योग बता दो क्या होने वाला है। इतना सही है। चलिए, तो दो तरीके से, या तो वही पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा, या एक काम कर दो कि 3 से कटने वाली है, यानी कि 3 कॉमन है इन सब में, मैंने 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 16। कितनी बात समझ में आ गई? 1 से लेकर 16 तक कहानी बन के चलेगी। अब एक सिंपल सीरीज आ गई मेरे पास, पहली और आखिरी संख्या का योग और कुल संख्याओं का आधा, यानी कि 16/2, ठीक है। और बाहर ये 3 मेरे पास चल भी रहा है, सही है ना। 2 अट्ठे 16, तो 17 अट्ठे कितने होते हैं, जितने भी होते होंगे मैं ऐसे कर रहा हूँ, 8 तिया 24 गुना 17, 17 चौका 68 हो गया मेरे पास, हासिल बचे 6, 17 दूनी 34 और 6 40, 428 का आंसर आ गया। सही है, पता चला है ना। फिर से एक बार देख लो, उसने कहा 50 से कम 3 के गुणज। गुणज क्या होते हैं, जिस संख्या के गुणज निकाल रहे हैं उससे कटने वाली सारी संख्याएं उसके गुणज होती है। 3 के गुणज की बात करें, 3 से कटने वाली सारी संख्याएं होनी चाहिए। 3 6 9 12 48 तक पहुंच गए। 48 से ऊपर क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि फिर वो 50 से आगे 51 पहुंच जाएगा, हमें 50 से नीचे चाहिए, तो इसके पास पहुंच गए हैं। या तो सीधे सीधे इसको ऐसे कर दो, पहली और आखिरी संख्या का योग, यानी कि 48 + 3 गुना कुल संख्याओं का आधा, टोटल मेरे पास 16 है, 16/2 हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो 48 और 3 51 हो गया, और यहाँ पर हो गया 8 हो गया, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। चाहे इसको सीधे सीधे सिंपल इसको ऐसे कर दो, क्योंकि सिंपल सीरीज दो है, और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो 3 बाहर निकाल दो, 3 4 16 तक बन गया हमारे पास, और सीधे सीधे कर देना, हो जाना है आसान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अगले सवाल में कि सवाल आ गया होगा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है कि 1 2 3 और दिया गया है उसने 10 तक इज इक्वल टू 55, ठीक है। उसके बाद उसने पूछ लिया है कि 6 + 12 और +18 और प्लस पहुंच गया है 60 तक बराबर क्या होने वाला है। 2-3 तरीके हैं, देख सकते हैं, कैसे भी चाहो वैसे बंद कर लेना। पहला तरीका मैंने क्या करा है, यहाँ से 6 को बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये है 6 गुणा 1 6, ये क्या है 6 गुणा 2, ये क्या है 6 गुणा 3, और ये क्या है 6 गुणा 10, यानी कि 6 6 6 6 सब में है। अगर मैं 6 बाहर निकाल देता हूँ तो मेरे पास एक सीरीज बनेगी 1 + 2 + 3, और ये प्लस जाके 10 बच जाएगा। इसका मान मुझे पता है, ये उसने दिया हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक का योग होता है 55, तो मैंने 1 से लेकर 10 तक का योग 55 रख दिया। बाहर मेरा 6 बन के चल ही रहा था, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, इसका आंसर आ जाना, पहली बात। दूसरा क्या है हमारे पास, मैंने देखा कि इस सीरीज से इस सीरीज तक आने में क्या हो रहा है, 6 की गुणा हो रही है, 2 छिक्का 12 बन रहे हैं, 3 छिक 18 बन रहे हैं, यानी कि मुझे 10 छिक 60 हो रहे हैं, यानी कि एक सीरीज से दूसरी सीरीज तक आने में हर बार 6 की गुणा हो रही है। जब हर बार ये घटना घट रही है तो इसमें भी यही घटना घटेगी, इसमें भी 6 की गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यहाँ पर भी 30 आएगा, ठीक है ना। थोड़ी समझ पे चाहिए वाला। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो सीधे सीधे वही पहली और आखिरी संख्याओं का योग गुना कुल संख्याओं का आधा, पहली और आखिरी संख्याओं का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। पहली और आखिरी संख्या का योग 6 से लेकर 7 तक, यानी कि टोटल 10 संख्या है, बटे 5 कर दिया है, 5 छक 30, 5 छक 30 और 3 जैसे मन करे वैसे घुमा देना सवाल को, आसान सवाल है, हो जाता है, ठीक है। चलिए इनफ है आज के लिए, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे। आपका पैट का पेपर आने वाला है, यूपी पुलिस के सुन रहे हैं, जुलाई में आ जाएंगे, और नोटिफिकेशन पैट का भी जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस बार ही पैट निकाल दो, या इस बार ही यूपी पुलिस निकाल दो, क्योंकि आने वाले टाइम में सरकारी जॉब की स्थिति
बहुत डामाडोल सी लग रही है, ठीक है, पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है जॉब, किसी भी जॉब के संबंध में। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है जॉब ले लो, और जितनी जल्दी का मतलब है जितनी जल्दी, और जल्दी जल्दी जॉब लेने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी अपने कोर्स को रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मन करे आपका, ठीक है। चलिए।